जिसमें आपका फर्स्ट है कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था। कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था। तो हम देख लेते हैं कि कोशिका क्या होता है जो है। तो कोशिका जो है वो उसकी खोज जो है किया था रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया है। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने, और इन्होंने रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया है। इन्होंने जब किया था तो सन था 1665 ईस्वी। ठीक, इन्होंने कोशिका को क्या किया कि कोशिका को देखा और देखने के बाद इन्होंने उसका वो कोशिका को देखने के बाद इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान बताया। किसके समान बताया? मधुमक्खी के छत्ते के समान बताया। अब ये जो है मधुमक्खी के समान छत्ते को जो है इन्होंने देखा था सूक्ष्मदर्शी के थ्रू, माइक्रोस्कोप के थ्रू। और ये माइक्रोस्कोप जो था उसका नाम था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू इन्होंने देखा था। ठीक, क्यों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ही यूज़ किया था इन्होंने? क्योंकि इसकी आवर्धन क्षमता जो होती है वो क्या होती है? आवर्धन क्षमता को ये क्या करता है? बढ़ाता है। और अब बात आई रॉबर्ट हुक की। तो रॉबर्ट हुक कौन है? तो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है। ये क्या है? एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है जिन्होंने कोशिका को कोशिका बताया था। ब्रिटिश साइंटिस्ट है, ब्रिटिश वैज्ञानिक, और इन्होंने जो है इसको क्या चीज़ बताया था? कॉर्क कोशिका। कॉर्क के समान दिखने वाला, मतलब मधुमक्खी के समान, छत्ते के समान, और जिसको देखा था इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्यों देखा था इन्होंने? क्योंकि ये आवर्धन क्षमता को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। आवर्धन क्षमता को बढ़ाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज सबसे पहले उस साइंटिस्ट ने किया है, तो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने किया है। कौन से सन में किया है? तो 1665 में किया है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा का उदाहरण नहीं है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये टेरिडोफाइटा क्या है। तो मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ बेटा ये टेरिडोफाइटा होता क्या चीज़ है। तो आपको बताया गया था कि टेरिडोफाइटा जो है दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, टेरॉन और फाइटा। टेरॉन और फाइटा। टेरॉन मीन्स होता है क्या चीज़? पंख, पंख नुमा। और फाइटा मीन्स क्या होता है? पौधा। फाइटा मीन्स होता है पौधा। तो पंखनुमा पौधे को ही क्या चीज जो आते हैं, पंखनुमा पौधे आते हैं, उन्हीं को क्या चीज बोला जाता है? टेरिडोफाइटा बोला जाता है। पंखनुमा पौधों को ही क्या चीज बोलते हैं? टेरिडोफाइटा बोलते हैं। अब बात आई कि इसमें से टेरिडोफाइटा को उदाहरण कौन नहीं है। तो जो है देखिए, जो है मार्सिलिया जो है वो भी टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। हॉर्सटेल जो है वो भी टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। फर्न भी है। अब आता है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया जो है एक ऐसा प्लांट है जो कि है एग्जाम्पल किसका? ब्रायोफाइटा का। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? फ्यूनेरिया। ये किसका है? ये कौन से संघ में आते हैं? तो ब्रायोफाइटा में आते हैं। प्लांट किंगडम के फाइलम ब्रायोफाइटा में ये आते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्टिब्रेट नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन दिया डॉग फिश, सेकंड राना टिग्रिना, तीसरा टर्टल, फोर्थ तारा मछली। तो हम देख लेते हैं कि वर्टिब्रेट क्या होता है। मैं आपको पहले वर्टिब्रेट डील कर देती हूँ, फिर उसके बाद आपको बता दूंगी कि कौन वर्टिब्रेट नहीं है। तो वर्टिब्रेट मीन्स क्या होता है कि वह सदस्य जिन सदस्यों में रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती है। क्या चीज़? जिनके सदस्यों में रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती हैं, उनको क्या चीज़ बोला जाता है? रीढ़ की हड्डियाँ मतलब आपका क्या चीज़? वर्टिब्रल कॉलम। रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती हैं, उनको क्या बोला जाता है? वर्टिब्रेट एनिमल। ठीक, तो जो है
वर्टिब्रेट की बात किया तो कौन सा जो है वो वर्टिब्रेट नहीं होगा, तो डॉग फिश जो है वर्टिब्रेट होगा, टर्टल भी वर्टिब्रेट होगा, राना टिग्रीना भी जो है वर्टिब्रेट होगा। तारा मछली जो होगी वो क्या होगी, इनवर्टिब्रेट एनिमल। इनवर्टिब्रेट एनिमल मीन्स जिसमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाएगी, तो तारा मछली जो होगा, स्टार फिश जो होगा, उसमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में किसे 2005 का नोबेल पुरस्कार शरीर क्रिया विभाग तथा औषधि के लिए दिया गया है? तो हमारा ऑप्शन है मार्शल तथा वॉरेन, सेकंड ऑप्शन है विलियम तथा अंडरसन, थर्ड ऑप्शन है अमर्त्य सेन और फोर्थ ऑप्शन है अब्दुल सलाम। ठीक, तो जो है मार्शल तथा वॉरेन जो साइंटिस्ट है, इन्हें ही 2005 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस फील्ड में, शरीर क्रिया विभाग तथा औषधि के लिए दिया गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए, मार्शल तथा वॉरेन। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल वाष्प बनाता है और वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है, कहलाती है। तो सिंपल सा बात है बेटा कि जो है पोल क्या रहे, इसको समझिए कि जिसके वह प्रक्रिया, वह कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा जल, वाटर की बात कर रहा है, वाटर जल जो है वो किसके, जल वाष्प बनाता है। ये क्या बना रहा है, जल वाष्प बना रहा है। और वर्षा के रूप में जल वाष्प बना रहा है, तो सिंपल सी बात है ये कहाँ पर जाएगा, बादल में जाएगा। ठीक, और वर्षा के रूप में ठीक है, वर्षा बारिश के रूप में ये कहाँ पर गिरता है, सतह पर गिरता है। ये सतह पर गिर रहा है। ठीक, और फिर ये सतह पर गिरेगा तो ये कहाँ पर पहुँच जाएगा बोल रहा है, तो नदियों के द्वारा समुद्र में भी पहुँच जाता है, नदियों के द्वारा समुद्र में पहुँच रहा है। ठीक, तो ये जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, तो ये बेटा पूरा पानी की बात हो रही है, जल की ही बात हो रही है, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, जलीय चक्र होगा। कार्बन तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, नाइट्रोजन भी दिख ही नहीं रहा है। ठीक, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, कार्बन चक्र भी नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जलीय चक्र, वाटर साइकिल। ठीक, ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किस चीज के लिए उत्तरदायी है भाई, जाइलम। तो देखिए पादप में दो प्रकार के क्या होते हैं, संवहन बंडल पाए जाते हैं। पादप में दो प्रकार के क्या होंगे, संवहन बंडल पाए जाते हैं, वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। क्या चीज, संवहन बंडल की बात कर रहा है। तो दो प्रकार के संवहन बंडल पाए जाते हैं बेटा, कौन कौन से देख लेते हैं हम। तो जाइलम होता है और दूसरा होता है क्या चीज, फ्लोएम होता है। जाइलम और दूसरा होता है क्या चीज, फ्लोएम होता है। ठीक, अब जो है जाइलम जो है वो क्या काम करता है, तो जाइलम का काम होता है जल का वहन होता है। जाइलम का काम क्या होता है, जल का वहन। ठीक, जल का क्या करना, को ट्रांसपोर्टिंग करना। ठीक, फ्लोएम का क्या काम होता है, भोजन का वहन करना, भोजन को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, ट्रांसफर करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बात कर रहा है कि जाइलम किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है, तो जाइलम जो है उत्तरदायी होगा किसके लिए, जल के वहन के लिए। ठीक, जल के वहन के लिए क्या होगा, उत्तरदायी होगा। तो जल को वहन कैसे करेगा, तो आपको पता है बेटा कि रूट होता है, रूट। ठीक, जड़ जो होता है, जड़ से ये जो है ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर कर देती हूँ मैं, नीचे को हटा देती हूँ। हाँ, ऊपर की ओर मतलब हमारा लीफ हो गया। ठीक, पादप के पूर्ण पार्ट सभी भागों में, पादप जो होते हैं उसके सभी पार्टों में ये क्या करता है, पानी पहुंचाता है, जल पहुंचाता है। तो जल का वहन करेगा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल का वहन, जाइलम उत्तरदायी। अगर यही बात अब फ्लोएम की बात आती तो फ्लोएम में क्या होता, भोजन का वहन होता। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पायरुवेट विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होती है। तो ये क्वेश्चन हम इसके पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक,
तो देखते हैं हम कि पायरुवेट जो है, पायरुवेट को विखंडन कराना है भाई हमको। तो पायरुवेट जो है, पायरुवेट ठीक विखंडित होता है, ठीक। तो ये विखंडित होता है, विखंडित होगा। तो ये किस में विखंडित होगा? तो ये जो है बेटा किस रूप में बोल रहा है? तो एटीपी के रूप में बोला जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बोला जा रहा है, और किसके, एनर्जी तो हो गया, और वाटर के रूप में, ठीक है, वाटर के फॉर्म में। ये इस तरीके से क्या चीज़ बोला जा रहा है कि जो है ये पायरुवेट जो है एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में क्या होता है, ऊर्जा देता है। तो ये कहाँ पर देता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्र। तो ये जो है कहाँ होती है क्रिया? तो यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होगी ये क्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, ठीक। ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और यही बात अगर साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, तो साइटोप्लाज्म में अगर पायरुवेट जो है, ग्लूकोज पायरुवेट में, जब ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, पायरुवेट में चेंज होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। ये भी आप जान लीजिए, ये कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय दिया हुआ है, गर्भाशय दिया हुआ है, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिका। बेटा तो मादा जनन तंत्र की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि मादा जनन तंत्र जिसमें किसका निर्माण होता है भाई? मादा जनन तंत्र में अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये मादा जनन तंत्र का ही क्या है, डायग्राम है, मादा जनन तंत्र का भाग है, ठीक। तो यहाँ पर जो है देखिए अंडाशय जो है ये ओवरी, ये तो हम प्रेजेंट है भाई इसमें, ठीक। तो ये हमारा जो है प्रेजेंट नहीं है कि बात कर रहा है, तो अंडाशय जो तो प्रेजेंट है। गर्भाशय भी हमारा प्रेजेंट है, गर्भाशय भी जो है ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डिंबवाहिका, तो डिंबवाहिका ही मीन्स होता है, डिंबवाहिका मीन्स होता है अंडवाहिका, ठीक है। अंडवाहिका को ही डिंबवाहिका बोलते हैं। ये भी हम क्या है, पार्ट है किसका, जो है मादा जनन तंत्र का। शुक्रवाहिका बेटा, इस शुक्रवाहिका जो होता है ये पार्ट होता है किसका? नर जनन तंत्र का पार्ट होता है, नर जनन तंत्र का भाग होता है। तो ये आंसर जो होगा वो क्या होगा, जो है राइट होगा हमारा, जो है कि मानव में मादा जनन तंत्र में कौन सा भाग जो है नहीं पाया जाता? तो शुक्रवाहिका नहीं पाया जाता। ओके, ये डायग्राम को भी आपको बता दिया गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। ये रिपीट हो गया है। पराग कोश में होता है, पराग कोश में क्या चीज़ होता है? ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, मैं इससे पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसके बारे में। तो पराग कोश में होता है, तो देखिए क्या होता है भाई, है ना, क्या होता है? तो देखिए बाह्य दल नहीं होता है, इस तरीके से जो है क्या होता है कि ये पराग कोश होता है, ठीक, इस तरीके से पराग कोश होता है। तो इस पराग कोश में ही इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, पराग कण का क्या होता है, निर्माण होता है, पराग कण का निर्माण होता है, ठीक। तो बाह्य दल जो है नहीं होगा। अंडप भी जो है अभी हमने देखा, अंडप जो है वो कहाँ पर बन रहा था, मादा जनन तंत्र में। और अंडाशय भी नहीं होगा। कि पराग कोश की बात कर रहा है तो ये प्लांट की बात कर रहा है बेटा, किसकी बात कर रहा है, पादप की बात कर रहा है, तो इसमें अंडाशय। पराग कण जो होगा वो क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंग क्या होते हैं? तो आपको मालूम है कि समजात अंग जो है, आपको बताया गया है कि समजात अंग क्या होता है। तो जो वे प्राणी है ना, समजात अंग जो है क्या होता है, तो आपको बता दूं मैं, समजात अंग वे प्राणियों के शरीर में ऐसे अंग, प्राणियों के शरीर में, ठीक है, प्राणियों के शरीर में ऐसे अंग, शरीर में ऐसे अंग
जो कार्य एवं उत्पत्ति, यहाँ पर थोड़ा, प्राणियों के शरीर में ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में कैसे होते हैं, समान होते हैं, एक टाइप दिखते हैं और उनकी उत्पत्ति जो होती है वो क्या होती है, समान होती है। तो हमें समान होते हैं, उत्पत्ति एवं संरचना में समान होते हैं, बट इनके कार्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कार्य जो होगा वो क्या होगा, अलग होगा, कार्य अलग होगा। तो इसको क्या चीज़ बोलते हैं, समजात अंग बोलते हैं। तो भाई हमारा हाथ जो होता है, हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो है संरचना में और उत्पत्ति में कैसे होते हैं, समान होते हैं, क्योंकि ये अंश मेखला जो होती है उससे ही क्या होती है, इसकी उत्पत्ति होती है, अंश मेखला से इसकी उत्पत्ति होती है और संरचना में समान होते हैं। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। वही हमारे दांत तथा हाथी के दांत, तो बेटा ये अलग आंसर होगा, ये रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि दोनों के जो है कृंतक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, संरचना में एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। निम्नलिखित में से कौन से किस समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ सम्मिलित नहीं है की बात करें। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं ये देख लेते हैं हम। जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं, तो जैविक क्रियाओं द्वारा जिनका अपघटन होता है। अब जैविक क्रियाओं के द्वारा क्या ऐसा होगा, जैविक क्रियाओं द्वारा अपघटन। ठीक, जैविक क्रियाओं द्वारा अपघटन कैसे है, तो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, तो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जो कोई सूक्ष्म जीव है वो क्या करते हैं कि उसको अपघटित कर देते हैं, तो उसको क्या चीज बोलते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ। अब बोल रहे हैं कि पदार्थ नहीं है, तो बेटा ये एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, तो मैं आपको बता देती हूँ इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल केक हो गया, ठीक, लकड़ी, घास, सब्जी का छिलका, सब्जी का छिलका, ये जो है किसके एग्जाम्पल है, जैव निम्नीकरण पदार्थ जो अपघटित हो जाते हैं जैविक क्रियाओं द्वारा। अब जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है बोल रहा, जो अपघटित नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है देखिए घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक नहीं है की बात बोल दी है ना, है तो बोलता तो जो है ये होता जैव निम्नीकरण पदार्थ, है ना, नहीं है बोल रहा है तो राइट आंसर होगा घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक जो होगा। प्लास्टिक तो आप बायोडिग्रेडेबल होता ही नहीं है, ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका क्या चीज, बी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाता है, कौन एक आहार श्रृंखला बनाएगा, तो दिया हुआ है ऑप्शन कि क्या होता है आहार श्रृंखला, तो प्रत्येक चरणों में भोजन का स्थानांतरण होना, भोजन का स्थानांतरण, प्रत्येक चरणों में भोजन का स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, एक आहार श्रृंखला कहलाता है। तो भोजन का स्थानांतरण देखो, घास और गेहूं दोनों क्या है, प्रोड्यूसर है, दोनों क्या है, उत्पादक है, आम, तीनों एक दूसरे को खाएंगे क्या, नहीं खाएंगे। घास, बकरी तथा मानव, घास को जो है बकरी खाता है और बकरी को कौन खाता है, मानव खाता है, तो ये जो है एक आहार श्रृंखला है। वही बकरी, गाय बकरी को खाएगा क्या, नहीं खाता है भैया, वेजिटेरियन होता है हमारा गाँव, ठीक। हाथी जो है तो नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। घास, मछली तथा बकरी, ये भी रॉन्ग आंसर, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, घास, बकरी तथा मानव, तो हमारा बी आंसर जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण प्रिय कार्य है, कौन सा है भाई, देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है खरीदारी करते समय सामान रखने के लिए कपड़े के बैग का प्रयोग करना। वाह, बहुत अच्छी बात है, ये पर्यावरण प्रिय है, क्योंकि अगर जो है कपड़े का बैग नहीं होगा तो लोग जो है क्या करेंगे, पॉलीथीन का यूज़ करेंगे,
पॉलीथीन का यूज़ करेंगे तो पॉलीथीन जो होता है वो कैसा होता है भाई, अभी हमने देखा ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा, ठीक है, अपघटित नहीं हो पाएगा, जैस का तैस वैसा ही का वैसा रहेगा, तो ये भी पर्यावरण प्रिय है। ठीक, यदि आवश्यकता ना हो तो पंखे और बल्ब के स्विच बंद कर देना, वेरी गुड। ये तो इससे क्या हो जाएगा, बिजली का क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा, बिजली जो है हमारा क्या हो जाएगा, बचत होगा, तो ये भी हमारा राइट आंसर है। स्कूल तक अपनी माता के स्कूटर से जाने के बजाय पैदल जाना, ये भी बहुत अच्छा काम है भाई। अगर स्कूटर से जाने के बजाय अगर पैदल जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो धुएं निकलते हैं वो क्या होगा, गैस निकलती है वो नहीं निकलेगी, तो वायु प्रदूषण नहीं होगा। तो जो ये सारे ऑप्शन जो है वो क्या है, सही है, तो इनमें दिए गए सभी, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, इनमें दिए गए सभी ऑप्शन। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। अब आते हैं हम वृक्क में, किडनी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। वृक्क क्या होता है, तो आपको पता है बेटा कि मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है। 2 सेकेंड ना, मनुष्य में क्या चीज होते हैं, एक जोड़ी, मनुष्य की ही बात करना है, मनुष्य की किडनी की बात कर रहा है, तो मनुष्य में क्या होता है, 1 पेयर, एक जोड़ी क्या होता है, वृक्क पाया जाता है। ठीक है, ये कैसा होता है दिखने में, तो आपको पता है कि ये सेम के बीच के समान होता है, सेम के समान आकार का होता है। ठीक, इसका क्या होता है, ये क्या होता है, तो उत्सर्जन तंत्र का क्या होता है, ये उत्सर्जन तंत्र का क्या होता है, भाग होता है। ये उत्सर्जन तंत्र का क्या होगा, भाग होगा, भाग होता है। ठीक, तो ये सिंपल सी बात है, उत्सर्जन तंत्र का भाग है तो बेटा ये क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। पोषण हो ही नहीं सकता, ये क्या करता है भाई, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र से संबंधित है ये। श्वसन जो है वो क्या है, ब्रीथिंग, फेफड़ा आ गया यहाँ पर, वृक्क आ ही नहीं रहा है। ठीक, फेफड़ा, परिवहन तो हमारा हृदय आ गया भाई। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, उत्सर्जन। क्या, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण मतलब जो अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण बोलते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें दिए सभी। तो देखिए कि जो है क्या होता है, स्वपोषी पोषण लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर, देखिए यूज़ हो रहा है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज़ कर रहा है, वाटर का यूज़ करता है, और इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सूर्य का प्रकाश। और साथ साथ में ऐसे ही नहीं हो जाता, इसमें पिगमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, वर्णक की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। कौन सा वर्णक होता है, क्लोरोफिल होता है, जो किस में कन्वर्ट होता है, C6H12O6 + O2। ये क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज। ठीक, ये क्या हुआ, ऑक्सीजन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको क्लियर हो गया बेटा कि सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। देखो ऑप्शन में जितने चीज़ दिए हुए हैं सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की भी ज़रूरत पड़ रही है, क्लोरोफिल की भी ज़रूरत पड़ रही है, सूर्य के प्रकाश की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, इनमें दिए सभी। ठीक, तो ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है, तो ऑप्शन दिया हुआ है अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम एंड लेशमानिया। ठीक, किसमें होता है, तो देख लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, तो जिनमें अलग अलग जनक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एक ही जनक के द्वारा, एक ही जनक होगा और एक ही जनक जो है वो क्या करेगा, एक ही जनक जो है वो क्या करेगा, संतान की उत्पत्ति करेगा, संतान की उत्पत्ति करेगा। तो इसको क्या चीज़ बोला जाता है, देखिए भाई लैंगिक जनन बोलता है तो क्या होता, मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती, लेकिन अलैंगिक जनन की बात कर रहा तो एक ही जनक की जरूरत पड़ रही है और संतान की उत्पत्ति हो रही है। तो किस में होता है ये चीज़ जो है, तो ईस्ट में जो है अलैंगिक जनन
मुकुलन मतलब किसके थ्रू, बर्डिंग के थ्रू होता है, बर्ड के थ्रू होता है, बर्डिंग के थ्रू होगा। ठीक, वही बात अमीबा की बात कर रहा है तो ये विखंडन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, विखंडन, विखंडन के थ्रू ये क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम बात कर रहा है तो ये मलेरियल पैरासाइट होता है, इसमें क्या होता है, बहुविखंडन होता है। देखिए सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो जाना चाहिए भाई, मैं आपको एक के साथ पूरे ऑप्शन के बारे में बता रही। लेस्मानिया जो है वो क्या होता है, लीवर में होता है बेटा, लीवर में होता है और लीवर में ही अपना क्या करता है, डेवलपमेंट की प्रोसेस करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ईस्ट होगा। ओके, आप लोग को समझ में आया होगा जो चीज़ समझाया गया है। ओके, थैंक यू।